मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने एसी सर्किट में देखा कि कैसे एक एसी पे रेजिस्टेंस बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव कैसे करता है और कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है। हमने तीनों की स्टडी देखी। हमने ये देखा कि जब हम रजिस्टर के केस में लगाते हैं एसी वोल्टेज, जब हम एसी सप्लाई किसी रजिस्टर पे लगाते हैं तो क्या रिलेशन होता है वोल्टेज और करंट के बीच में। वो कुछ ग्राफ इस तरीके का बनता है, वोल्टेज और करंट दोनों फेज में होते हैं, यानी कि फेज एंगल फाई क्या होता है, जीरो। यही चीज जब हम क्या करते हैं, हम एक इंडक्टर अप्लाई करते हैं एसी पे, तब क्या होता है, जब हम एक इंडक्टर कंडक्ट कर लगाते हैं, अप्लाई करते हैं एक एसी वोल्टेज पे, तो जो करंट होता है और वोल्टेज होता है वो कुछ इस तरीके का फेजर डायग्राम बनता है। वोल्टेज और करंट के बीच में 90 डिग्री का फेज एंगल होता है, यानी कि फाइव इक्वल्स टू 90। और ये क्योंकि देखिए मैंने एंटी क्लॉकवाइज आपको बताया था, क्लॉकवाइज बताया था, तो एक क्लॉकवाइज जा रहे हैं हम, तो यानी कि ये लैगिंग है, करंट लैगिंग। सो हम कह सकते हैं इंडक्टर इज अ करंट लैगिंग डिवाइस। यही चीज जब हमने देखा कि कैपेसिटर पे हमने एक एसी वोल्टेज लगाया, तो उस केस में क्या होता है, करंट वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। सपोज ये वोल्टेज वी है तो करंट क्या होगा, 90 डिग्री आगे। ये वोल्टेज वी और करंट आई, और ये 90 डिग्री फाइव इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो कैपेसिटर इज अ करंट लीडिंग डिवाइस। तो हमने दो चीजें देख ली, तीन एलिमेंट हमारे जो हैं, एक है आर, एक है एल, और तीसरा है सी। ये आर, ये एल, ये सी। डीसी के केस में हमने देखा था कि खाली रेजिस्टेंस जो क्या था, वो करंट के मैग्नीट्यूड को कम करता था। हम वोल्टेज अप्लाई करते थे आई, सॉरी वी, और करंट मिलता था हमें आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। जितना ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ही सर्किट में कम करंट। यही चीज एसी के केस में है, करंट को लिमिट करता है रेजिस्टेंस एसी के केस में। इंडक्टर के केस में एल जो क्या करता है, एल वो रेल रोल, एल अपने इस फॉर्म में ना होके एक्सएल के रूप में करता है, रोल प्ले करता है। और यही चीज सी ना होके एक्सी, जिसे हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अब एक्सएल और एक्सी का रोल देख लेते हैं। एक्सएल और एक्सी है क्या। एक्सएल होता है एक्सएल बराबर टू पाई एफ एल, टू पाई एफ एल। एक्सी क्या होता है, वन अपॉन टू पाई एफ सी। तो ये दोनों फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट टर्म्स हैं, तभी इनको रिएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है, और ये खाली एसी में प्रीवेल करते हैं। डीसी में एल और सी का हम रोल नहीं स्टडी करते हैं, हम किसका करते हैं, एसी में एल और सी का रोल, इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस मतलब प्रतिबाधा। ओके, नाउ अब हमें जैसे करंट निकालना हो, इसके केस में करंट यदि हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। जैसे हमें करंट निकालना हो तो हम करंट कैसे निकालेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर। फर्स्ट केस में किसके, रेजिस्टेंस के। यही चीज अगर इंडक्टर लगा हो तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल, आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल। और जहां पे एक्सएल क्या रहेगा हमारा, टू पाई एफ एल। ओके, थर्ड केस में, कैपेसिटर के केस में, आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सी, जहाँ पे एक्सी क्या रहेगा, वन अपॉन टू पाई एफ सी। ओके, तो हमने देखा ये सारी चीजें। अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों हमने आर, एल और सी तीनों का नेचर पढ़ लिया है। आर के केस में आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर, एल के केस में आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल, और सी के केस में आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सी, जहाँ पे एक्सएल और एक्सी भी हमने देख लिया। एक इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है, जो पावर डिसिपेट होती है वो खाली रेजिस्टेंस के अंदर डिसिपेट होती है। एल और सी के अंदर पावर डिसिपेशन कितना होता है, जीरो। इसको भी हमने देखा है कैसे, क्योंकि पावर का फॉर्मूला रहता है हमारा वी आई कॉस फाइव, जहाँ पे कॉस फाइव हमारा क्या है, पावर फैक्टर। एल और सी के केस में, दोनों के केस में करंट जो होता है 90 डिग्री का फेस एंगल बनाता है। एल के केस में करंट लैग होता है और सी के केस में करंट लीड होता है। बट दोनों के अंदर केस के अंदर फाइव इक्वल्स टू 90 होता है, सो पावर कम्स आउट टू बी, जीरो। पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाइव कॉस 90, फाइव इक्वल्स टू 90 कॉस 90 इज इक्वल्स टू जीरो। सो पावर इज जीरो, पावर डिसिपेशन इज जीरो। ये पावर डिसिपेट नहीं करता है, तो खाली रेजिस्टेंस पावर डिसिपेट करता है। ओके, नाउ अब हम आगे क्या देख लेते हैं
कि ये पावर का कंसेप्ट हमने देख लिया, हमने फेज एंगल देख लिया, कितना वोल्टेज लैग करता है, लीड करता है। अब हम एक नया टर्म देखते हैं, क्या होता है जब हम क्या करते हैं, आर के साथ एल को एसी में कनेक्ट करते हैं, सॉरी आर के साथ एल को एसी में लगाए, यहाँ पे आर और एल दोनों लगे हुए हैं, सर्किट पूरा है। पहले खाली हमने आर की स्टडी करी थी और एल की स्टडी अलग अलग करी थी, अब हमने दोनों एक सर्किट के अंदर आर और एल, क्योंकि कोई भी सर्किट पूर्ण रूप से ना तो प्योरली रेजिस्टिव होता है, ना ही प्योरली इंडक्टिव होता है, ना ही प्योरली कैपेसिटिव होता है। इन दोनों के मिले जुले सर्किट होते हैं तीनों एलिमेंट से। तो हम अभी स्टडी क्या कर रहे हैं, आर एल सर्किट की स्टडी कर रहे हैं। ये क्या है, आर एल सर्किट। अब हम इसको दोनों को जोड़ लेंगे, अभी हमने आर की स्टडी करी थी, एल की स्टडी करी थी, अब हम दोनों की स्टडी को जोड़ लेंगे। इसमें क्या होगा, अगर हम निकाले, जो अभी तक हमने आई इक्वल्स टू वी अपॉन आर पढ़ते थे जब इंडिविजुअली आर होता था, और आई इक्वल्स टू वी अपॉन एक्सएल, वी अपॉन एक्सएल। अब क्या करेंगे, अब एक नया टर्म आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस केस में एक नया टर्म आता है जिसे हम कहते हैं क्या, Z, और ये क्या होता है, इम्पीडेंस, यानी कि प्रतिबाधा, इम्पीडेंस। अब इम्पीडेंस क्या होता है, Z इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर इन द रूट में, ये इसको इस तरीके से लिखा जाता है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। सो अगर हमें करंट लिखना है, तो हम करंट कैसे लिखेंगे, करंट हम लिखेंगे I इक्वल्स टू वी अपॉन Z, जहाँ पे Z क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा Z क्या है, Z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। ओके, अब हम इसका क्या देख लेते हैं, अब हम इसका देख लेते हैं कि करंट फेजर डायग्राम, ये हमारा V है। ओके, अब इसमें I भी है और R की वजह से और I L की वजह से भी है, क्योंकि दोनों सीरीज में लगे थे। अब क्या होगा, R के केस में I इधर आता है अगर हम I R लें, और L के केस में लैग करता है अगर हम I L इधर लें। तो अगर हम देखेंगे तो दोनों का हम रिजल्टेंट लेंगे तो हमारा क्या आएगा, I रिजल्टेंट I आएगा इस तरीके, और ये आएगा एंगल फाई। ओके, तो अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाए तो किस तरीके से बनेगा, ये हमारा है वोल्टेज V और ये हमारा टोटल करंट आएगा I। यहाँ पे फाई जो होगा 90 डिग्री से लैग नहीं करेगा, कितने से लैग करेगा, एंगल फाई से। और ये एंगल फाई किस पे डिपेंड करेगा, अगर हम ट्राइंगल बनाए एंगल डिपेंड करेगा कॉस फाई इक्वल्स टू निकाले, ये डिपेंड करेगा हमारे मैग्नीट्यूड पे, किसके, R और Z के। ओके, अगर हम एक ट्राइंगल बनाए जिसे हम कहते हैं इम्पीडेंस ट्राइंगल, तो किस तरीके से बनेगा, वो बनेगा इस तरीके से, ये हो गया हमारा R, ये हो गया हमारा XL, और ये हमारा क्या हो गया, Z। तो यहाँ पे अगर हम इसको फाई लेते हैं, cos फाई इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर हम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा, cos फाई इक्वल्स टू R अपॉन Z, जो कि हम क्या कह सकते हैं, अब देखिए फाई एंगल डिपेंड करता है R पे और Z पे। ओके, तो इतना क्लियर हो गया। इंडक्टेंस के केस में हमारा RL के केस में हमारा Z क्या हो गया, Z इक्वल्स टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। यहाँ पे देख लेते हैं हम RL सर्किट के अंदर, यही हमने अप्लाई किया था। देखिए R के अंदर I जो है, RL सर्किट के अंदर ये VR है, VL है, तो यहाँ पे जो I आया है वो इस तरीके से आया, अगर वोल्टेज इधर है तो फाई इधर है, तो यानी कि लैग कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे इसको पूरा तरीके से समझाया गया जो मैंने बताया आपको। एक बार ब्रीफ कर लेते हैं इसको। ये देखिए V इक्वल्स टू अंडर रूट वी स्क्वायर प्लस V, Z की वैल्यू उन्होंने क्या कैलकुलेट करी है, Z की वैल्यू इन्होंने कैलकुलेट करी है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। तो हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसका, इन्होंने एक क्वेश्चन क्या करें, देखिए एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका। 10 ओम प्रतिरोध के एक प्रेरकत्व कुंडलन का प्रेरकत्व 0.05 हेनरी है, जिसे 230 वोल्ट 50 चक्र के मुख्य एसी से जोड़ा जाता है। गणना करें कुंडल द्वारा ली गई धारा, परिपथ का शक्ति गुणक, व्यय शक्ति, और उत्तर दें कि परिपथ में धारा अग्र अथवा पश्चिमगामी है, यानी कि लैगिंग है या फिर लीडिंग है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, हमें कुंडल द्वारा दी गई धारा, हमें धारा निकालने के लिए I इक्वल्स टू V अपॉन Z। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, Z, हमें Z पता है, Z की वैल्यू क्या होती है, Z इक्वल्स टू
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। आर की वैल्यू है 10, एक्सएल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सएल इक्वल्स टू हम क्या करेंगे 2 पाई एफ एल। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गया 15.7 ओम। हमारे पास क्या है 15.7 ओम। इसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करी हमने अंडर रूट के अंदर पुट करके, हमारे पास क्या है 18.6 ओम्स। नाउ आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड, वी इज 240, जेड इज 18.6, तो आई कम्स आउट टू बी 12.9 एम्पियर्स। शक्ति गुणक सेकंड में परिपथ का शक्ति गुणक, शक्ति गुणक मतलब पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई। cos फाई क्या होगा, cos फाई इक्वल्स टू r बाय z 10 अपॉन 18.6 यानी कि 0.537। शक्ति व्यय, शक्ति व्यय यानी कि पावर डिसिपेटेड। अभी हमने जब इंडिविजुअली पढ़ा था तो हमने देखा था कि पावर डिसिपेशन खाली रेजिस्टेंस में होती है, इंडक्टर या कैपेसिटर में कोई भी पावर डिसिपेट नहीं होती है। पावर डिसिपेट क्या होती है, P इक्वल्स टू वी आई cos फाई। अब यहाँ पे cos फाई की वैल्यू हमारी कितनी है 0.537। तो पावर डिसिपेशन या तो हम आई स्क्वायर आर करके निकाल ले या फिर वी आई कॉस फाई करके निकाल ले, दोनों से एक ही आंसर आएगा। तो आई हमारा क्या है, आई हमारा 18.6, 12.9 का स्क्वायर इंटू 10, तो हमारे पास क्या आ गया 1667 वॉट। परिपथ में धारा, अब हमसे पूछा गया है परिपथ में धारा अग्र है, परिपथ में धारा अग्र अथवा पश्चगामी है, तो कौन सी धारा है। तो मैंने आपको बताया था कि इंडक्टर इज अ करंट लैगिंग डिवाइस, यानी कि पश्चिगामी है। यही कैपेसिटर लिखा होता है तो ये अग्र होती है, अग्रगामी होती है। अब क्या है पश्चिगामी यानी कि लैगिंग है। तो ये हम एलिमेंट देख के बता सकते हैं कि ये लीडिंग सर्किट है या लैगिंग सर्किट है, मतलब करंट इस सर्किट में लीड कर रहा है या फिर लैग कर रहा है। तो इस केस में करंट हमारा लैग कर रहा है कितने से, बाय एन एंगल फाई। कितने एंगल से लैग कर रहा है, फाई एंगल से लैग कर रहा है। ओके, और फाई को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स आर बाय जेड। ओके, ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक प्रेरकीय परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध और श्रेणी में 1.05 हेनरी का प्रेरकत्व है। ओके, यानी कि 2 ओम प्रतिरोध, अच्छा ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा है 2 ओम का और एक क्या लगा है इंडक्टर लगा है जिसकी वैल्यू क्या है 0.015 हेनरी। ओके, ज्ञात करें धारा। फिर से धारा ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें निकालना पड़ेगा z। z इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सएल अगेन 2 पाई एफ एल, 2 की वैल्यू पता है, पाई पता है, F50, एल की वैल्यू कितनी है हमारी 0.015 हेनरी। तो हमारे पास z की वैल्यू कितनी आ गई, z की आ गई अंडर रूट 26.19 यानी कि 5.11। आई इक्वल्स टू वी अपॉन जेड हो जाएगा। अगेन आई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा वी अपॉन जेड। वी कितना है 200, z की वैल्यू कितनी है 5.11, तो 39.13 एम्पियर। फिर से हम निकालेंगे तीसरा क्या है शक्ति गुणक। शक्ति गुणक क्या होता है, पावर फैक्टर, यानी कि कॉज ऑफ फाई, यानी कि कॉज ऑफ फाई। तो फाई इक्वल्स टू आर बाय जेड, तो कॉज ऑफ फाई यानी कि कॉज ऑफ फाई क्या होता है आर बाय जेड। तो यहाँ पे आर अपॉन जेड कर देंगे तो शक्ति गुणक कितना आ गया 0.39। ओके, आगे बस इतना ही पूछा था इसमें शक्ति गुणक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब हम इस तरीके से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं इसके। बस अब हमें देखना है कि जो हम पहले करंट को लिमिट करता था वो क्या करता है इम्पीडेंस। इम्पीडेंस यानी कि जेड, जेड इक्वल्स टू इम्पीडेंस यानी कि जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर। ओके, इस तरीके के क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर हम इसका एक बार डायग्राम बना के देखें तो किस तरीके से डायग्राम बनता है, देखिए वी अगर हमारा ये क्या है वी आर, ओके, अगर सीरीज सर्किट है हमारा और ये है आई, तो हमें पता है वी एल हमारा इधर आएगा क्योंकि आई इसमें लैग करता है, और ये क्या हो गया हमारा टोटल वोल्टेज वी। ओके, तो ये डेरिवेशन है कि हमको अंडर रूट को कैसे लिखते हैं। अब हम लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर। अब क्योंकि करंट सेम है, आई स्क्वायर आर स्क्वायर सॉरी आई स्क्वायर जेड आई स्क्वायर जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर एक्सएल का स्क्वायर। ओके, सो इस तरीके से जब हम इसको करेंगे तो हम सब कुछ कॉमन लेने के बाद क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं इसको अगर हम कॉमन ले लें आई को, तो हमारे पास आ जाएगा क्या जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, यानी कि जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर।
अगर किसी को डाउट हो तो ये क्वेश्चन आप दोबारा पूछ सकते हैं, इसको खुद ड्राइव भी करके देख सकते हैं। और इस तरीके के सारे क्वेश्चन कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो फिर हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे उस डाउट को।